तो आतंकवाद की सबसे पहले प्रस्तावना तैयार करते हैं इस निबंध की, और इस प्रस्तावना में 3 तरह से शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको तीनों ऑप्शन दे रहा हूं। पहला तो ये जो आपके सामने ये लाइन है, इस पूरी लाइन का आप यूज कर लें। ठीक है, कि बहुत कुछ मानव इतिहास ने झेला है, 2 युद्ध झेले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये युद्ध या युद्ध की मानसिकता एक नए रूप में दिखाई दे रही है, और वो नया रूप क्या है? आतंकवाद। ठीक है, इस रूप में आप ले लें इसे। अन्यथा एक लाइन में आपको लिखा रहा हूं, 2-3 लाइनें वो लिख लीजिए। वातावरण में अजीब सी दहशत है, वातावरण में अजीब सी दहशत है। नेक्स्ट लाइन से, कि वह कौन है, कि वह कौन है नेक्स्ट लाइन से, जो हमारी रगों में खून नहीं, जो हमारी रगों में खून नहीं। नेक्स्ट लाइन से, बल्कि त्रास, त्रा लिखना है, त्रिपुरा वाला त्र, आ की मात्रा और स, त्रास बनकर दौड़ जाता है या दौड़ जाती है। ठीक है, तो त्रास का मतलब यहाँ पर क्या है? डर, और डर से उत्पन्न जो माहौल होता है उसे हम त्रास कहते हैं। ठीक है, तनाव, जिसमें तनाव भी शामिल है। दहशत आप समझ ही रहे हैं। तो वातावरण में अजीब सी दहशत है, कि वह कौन है जो हमारी रगों में खून नहीं बल्कि त्रास बनकर दौड़ जाती है। ठीक है, ये शुरुआत ले लें। अन्यथा अगली शुरुआत सबसे आसान है। टेरर शब्द का आप अर्थ दिखाएं, शुरुआत कहाँ से हुई है ये दिखा दें। ठीक है, तो सारा काम आसान हो जाएगा। लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसको आप दिखा सकते हैं। चलिए, तो ये 3 प्रस्तावनाओं में से कोई भी आप एक ले लें और आगे शुरू करें। चलिए, इसका अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, आतंकवाद का शब्द का पहला औपचारिक प्रयोग 1931 में किया गया, जिसमें कहा गया कि यह जानबूझकर भय उत्पन्न करने वाला वातावरण है, भय उत्पन्न करने वाला वातावरण है, जिसमें व्यापक पैमाने पर मानव जीवन और संपत्ति को
चोट पहुंचाई जाती है, जिसमें व्यापक पैमाने पर मानव जीवन और संपत्ति को चोट पहुंचाई जाती है। जिससे जिससे किसी राज्य की एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद अगली लाइन आप ये वाली लिखेंगे जो आपके सामने अंडरलाइन की जा रही है ना, ये लाइन लिखेंगे आप। हेलो सर। हाँ आशीष। सर ईयर क्या बताया था सर आपने? 1900? 31। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा को यूज करिए आप लोग हैं। अब हमें लिखना ये है कि यद्यपि आतंकवाद को परिभाषित करना कठिन है, ये लिखिएगा, कठिन है, लेकिन फिर भी अमेरिका जैसे देशों में, या आप अंडरलाइन देखें इसका, अमेरिका जैसे देशों में जहां मनोवृत्ति पर बल दिया गया है, ठीक है, ये अच्छे से ये लाइन जरूर लिखिएगा आप लोग, वहीं गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा उपनिवेशवादी और रंगभेदवादी शासन के विरुद्ध प्रयासों को माना गया है। ठीक है, मैंने भले ही नाम यूज किए हैं, है ना, परिभाषा शब्द का प्रयोग या डैश और कॉमा का प्रयोग आपको वहां नहीं करना है। जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको जेकिंस, ये वाली परिभाषा जो है जेकिंस वाली, ये आपको जेकिंस का नाम प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये वाली चीज यहाँ तक नहीं। ठीक है, क्या कहता है वो, हिंसा या हिंसा की धमकी। ठीक है, हिंसा मतलब ये हिंसा, इसकी धमकी किस चीज के लिए, लोगों को आतंकित करने से, या हिंसा का विचार भी आतंकवाद है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या शामिल है, ये सब किसी भी आतंकवादी, किसी भी हिंसा के आतंकवादी होने में फर्क होता है। हर हिंसा आतंकवाद नहीं होती है ना, तो क्या फर्क है वो महसूस करो आप लोग। क्या है वो, अगली विशेषता, विशेषता मतलब तत्व, कि हिंसा जब राज्य के विरुद्ध हो, चाहे भले ही लोगों को मारा जा रहा हो इसमें, लेकिन दबाव किस पर बनाया जाना है, राज्य पर बनेगा, राज्य पर दबाव बनाया जाता है, क्योंकि लोगों को मारकर, धमकाकर, डराकर, अपहरण करके राज्य से उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए आतंकवाद का उद्देश्य हमेशा क्या होता है, राजनीतिक होता है, ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता है इसकी व्यापकता, है ना। तो अगली तत्व लिखेंगे कि एक आध दो घटनाएं या एक आध दो व्यक्ति मिलकर ऐसा करते हैं तो ये आतंकवाद नहीं होता।
बल्कि क्या होना चाहिए उसमें, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, इसका मतलब संगठन, संगठन होना चाहिए। दो या दो से अधिक लोग मिलकर क्या कर रहे हो, उन्होंने संगठन बनाया हो। संगठन का मतलब है कि वो एकजुट हों, इनका एक कोई नाम होना चाहिए, ठीक है। नाम के अलावा उनका एक पहचान होनी चाहिए, यानी कोई झंडा होगा, है ना, या कोई सिंबल होगा, इस तरह का पहचान होनी चाहिए। एक क्षेत्र, जरूर नहीं क्षेत्र हो, लेकिन क्षेत्र भी हो सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है, ये जो उद्देश्य है ना, परिभाषित होते हैं, उनके डिफाइंड होते हैं। तो निश्चित उद्देश्य का मतलब परिभाषित उद्देश्य है, निश्चित, वो बता देते हैं दुनिया को, या इन उद्देश्यों को ही बताने के लिए वो हिंसा का प्रयोग करते हैं या उसके प्रयोग की धमकी देते हैं। ठीक है, तो अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि यही थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा इसे, हैं। तो इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे कि अंततः क्या कहा जाए, है ना। तो अंततः ही मान मान लिया गया है कि आतंकवाद विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई, कि आतंकवाद विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई नियमित हिंसा है, नियमित हिंसा है, कॉमा या अर्ध विराम, ऐसी घटना, ऐसी घटना जो अपने प्रयासों, जो अपने प्रयासों, प्रभावों, प्रभावों और परिणामों में व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित रूप से नकारात्मक बल का प्रयोग करती है, और एक ऐसा नकारात्मक वातावरण, ऐसा हिंसा हिंसा पर आधारित नकारात्मक वातावरण पैदा करके निशाने पर लाए गए लोगों, समुदायों एवं एजेंसियों, सरकारों को नियंत्रित या नियंत्रण में लाया जाता है। और इसमें सर्वाधिक सुभेद्य, सुभेद्य मतलब इजी टारगेट, सर्वाधिक सुभेद्य वर्ग सामान्य जनमानस होता है, सामान्य जनमानस होता है, जिनकी कोई भूमिका नहीं होती
लेकिन फिर भी वे शिकार होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक लाइन पैराग्राफ और मैं जोड़ रहा हूं। ये पैराग्राफ अगर आपका निबंध बड़ा हो रहा हो तो लिखना मत, और अगर आपका स्पेस है तो आप जरूर यूज करें इसे। ठीक है, और वो क्या है, राज्य के विरुद्ध हिंसा। तो आप लिख सकते हो कि यदि राज्य के विरुद्ध हिंसा को आतंकवाद का अनिवार्य तत्व मान लिया जाए तो ब्रिटिश काल में या किसी भी काल में, जैसे भारत के ब्रिटिश काल में हमारे महान, जिनको हम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, उनको भी आतंकवादी की श्रेणी में रखा गया था उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आगे लिखिएगा, जिन लोगों के लिए वो लड़ रहे हैं उनके लिए तो हीरो होते हैं। आज भी ऐसी स्थिति है। जैसे नक्सलाइट, ये पूरी बात लिखिएगा आप। जैसे नक्सलवादी अपने एरिया में क्या है, हीरो हैं, लेकिन राज्य उन्हें आतंकवादी घोषित करता है, आतंक का पर्याय मानता है। यही स्थिति रशिया में लेनिन की रही कि जब तक वो सत्ता में नहीं आ गए तब तक उनको आतंकवादी माना जाता रहा। ठीक है, क्यूबा में फिदेल कास्त्रो, फिदेल कास्त्रो तो कुछ ऐसे उदाहरण जरूर हैं जो आपने लिखे, और भी हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि जब तक ये नेता सत्ता में नहीं आ गए तब तक इनको आतंकवादी ही माना जाता रहा। लेकिन जनता के विशेष वर्ग के हीरो थे, या पूरी जनता के हीरो थे, लेकिन राज्य की सत्ता की सरकार के क्या थे, विरोधी थे, इसलिए इनको आतंकवादी घोषित किया गया। ठीक है, तो ये केवल निबंध को एक आयाम देने के लिए है। अगर शब्दों की सीमा आपके पास अधिक है तो आप इसका प्रयोग जरूर करें। हर आदमी नहीं लिखेगा इसे, तो अपना कुछ अलग से दिखाना है तो आप इसका प्रयोग 4 से 5 लाइन में करके दिखा सकते हैं। ठीक है, नाम मैंने आपको बता दिए, भारत के क्रांतिकारी लेनिन, फिदेल कास्त्रो, चे ग्वारा, चे ग्वारा। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग से लगेगा आपका निबंध, अच्छी बात मानी जाएगी। अब लिखें, आतंकवादी अपनी इस हिंसा या हिंसा के वातावरण का प्रयोग के लिए क्या करते हैं। तो आपको क्या लिखना है, ये जो अगली लाइन है वो पूरी, ये पूरा जो स्लाइड आपको दिख रही होगी ये यूज करनी है। ठीक है, जिसको मैंने इंग्लिश में टूल, यानी आतंकवादियों के उपकरण क्या हैं। तो आतंकवादियों के उपकरण, हत्या, हिंसा का प्रयोग, फिरौती, बंधक बनाना। अब आप लोगों की इमेजिनेशन यहाँ पर यह है कि आप लोग साथ साथ में ब्रैकेट में उदाहरण भी देते हुए जा सकते हो, जो प्रसिद्ध उदाहरण हैं। ठीक है, तो हिंसा हत्या तो सामान्य है, आप कहीं का उदाहरण दे दूं। फिरौती के लिए जैसे आपने देखा था कि महबूबा मुफ्ती को आतंकवादियों ने गिरफ्तार किया था, याद होगा आपको, है ना। मांगों के लिए मनुष्य को बंधक बनाना, तो भारत के पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, आपको कांधार वाला केस याद होगा, भारत की पूरी फ्लाइट बंधक हो गई थी। इमारतों का विनाश आपको पता है, वर्ल्ड ट्रेड टावर उड़ा दिया गया, है ना। ताज होटल को नुकसान पहुंचाया गया। नरीमन हाउस जहां पारसी रहते हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया। ठीक है,
ये सब आप नोट कर लें और कोशिश करें कि साथ साथ उनके उदाहरण भी ब्रैकेट में लिखते जाएं, छोटे छोटे उदाहरण लिखेंगे। ठीक, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। WMD क्या होते हैं, लास्ट में लिखा है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, व्यापक जनसंहार या व्यापक नुकसान पहुंचाने वाले हथियार, इनको कहते हैं WMD, जैसे न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स। ठीक है, तो जब तक आप एग्जाम देने जाएं और अगर पता लगे कि कोरोना वायरस चीन ने तैयार किया है तो लिखेंगे इसे, एग्जाम्पल देते हुए लिख सकते हैं। सुसाइडल फेनेटिक, इसको कहते हैं फिदायीन हमला या आत्मघाती हमला। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ऐसे नहीं लिखने हैं, कुछ ना कुछ साथ में जोड़ के लिखना है। यूज ऑफ फीमेल एंड चिल्ड्रन, क्यों? क्योंकि इन पर सुरक्षा एजेंसियों को जल्दी से शक नहीं होता, डाउट नहीं होता, इसलिए जांच से बचने के लिए वो महिलाओं और बच्चों का प्रयोग करते हैं। तो यूज ऑफ फीमेल एंड चिल्ड्रन इसलिए लिखना है आपको ये। ठीक है, इसके अलावा लिखें आप इसी में टूल्स में विचारधारा, कि किसी भी संगठन को अगर प्रभावी और व्यापक बनाना है तो ये शर्त है कि उसके अंदर आइडियोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी संगठन को अगर व्यापक और प्रभावी बनाना है तो उसके पास आइडियोलॉजी होनी चाहिए, विचारधारा होनी चाहिए, विचारों का समूह होना चाहिए। तो आतंकवादियों भी संगठन है बेसिकली, आपने अभी देखा, और अगर ये संगठन है तो उनके पास विचारधारा भी होगी, और पिछले कुछ समय से तो विचारधारा बहुत ज्यादा है ना, जैसे जिहादी मानसिकता है या धर्म युद्ध की मानसिकता है। ठीक है, वामपंथी विचारधारा है नक्सलवादियों की, राष्ट्रवादी विचारधारा है, अपने देश से प्यार करने वाली विचारधारा है। ठीक है, तो इससे ये जरूर लिखना है, विचारधारा वाला विषय थोड़ा अच्छे से लिखना है, 2-3 लाइन देना है इसके लिए कि विचारधारा क्यों होती है और इसके क्या क्या फायदे मिलते हैं आतंकवादियों को यूज करने के। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि इन आतंकवादियों को लोगों की भर्ती करते समय कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, केवल विचारधारा का प्रचार करना पड़ता है। ठीक है, किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। ISIS केवल ये कहता है कि हम इस्लाम और ईरान को बचाने के लिए निकले हैं, तो अब जिसको भी ईरान और इस्लाम से प्यार होगा वो ऑटोमेटिकली अप्रोच करेगा कि हमें आपके साथ मिलकर काम करना है, आपको भर्ती नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ये लोग जो विचारोत्तेजक साहित्य होता है, लिटरेचर, है ना, मैसेज होते हैं, वीडियोस होते हैं, आपने देखा होगा ISI सर कलम कर देता है, तो सर कलम करने वाली वीडियो का एग्जांपल आप देंगे यहाँ पर। ये सब अपने अनुयायियों को समर्थन लेने के लिए, अनुयायियों से समर्थन प्राप्त करने के लिए है, और ये दिखाने के लिए, सामने वाले को दबाव में लाने के लिए। जरूर लिखना है इसको अच्छे से, सरकारों को झुकाने के लिए या सामने वाले को झुकाने के लिए, जिस तरह से वो सर कलम करते हैं और वीडियो भेजते हैं,
उसको यूट्यूब पे डालते हैं, तो दो फायदे मिलते हैं इसके उन्हें। एक, उनका मैसेज जिसको जाना होता है प्रत्यक्ष पहुंचता है और दबाव में आता है। नंबर दो, जो उनके अनुयायी हैं वो उसे और आइडियल मानने लगते हैं कि ये तरीका बेहतर है ना, जो विश्वास करते हैं उनमें। तो जरूर लिखिएगा इसे। ये उनके काम करने के तरीके हैं, ठीक है। तो शस्त्र और अस्त्र के अलावा ये सब भी है, बंदूक और मिसाइल तो है ही, सब कुछ है ही, लेकिन ये और तरीके हैं जिसका वो प्रयोग करते हैं, ठीक है। सुसाइडल फैनाटिक में, फिदाइन हमले में आप एग्जाम्पल दे सकते थे, राजीव गांधी को लिट्टे ने मारा था, तो एक महिला थी धनु, धनुष्य बना धनु, तो धनु नामक महिला ने अपने आप को बम से उड़ा लिया था, पहली बार प्रयोग हुआ था विश्व में, है ना। क्योंकि बाकी फिदाइन हमलों में आपको किसी को नाम नहीं पता होगा, इस महिला का नाम सार्वजनिक हुआ था, तो उसका उदाहरण आप दे सकते हैं, ठीक है। उनकी कार्यशैली को बता दिया आपने। चलिए, अब कुछ विश्व के प्रमुख संगठन हैं, उनका नाम आप देंगे कि इन कार्यवाहियों को कौन अंजाम देता है, इस तरह के संगठन अंजाम देते हैं। तो कॉमा करके इनको लिखते जाइएगा। पीएलएफ है ना, पैलेस्टीन लिबरेशन फ्रंट। हमास, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, आप लिखेंगे हमास, ये भी इजराइल का संगठन है, सॉरी पैलेस्टीन्स का है, फिलिस्तीन का। फार्क, इसे लिख लीजिएगा, रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, ये बहुत वर्ल्ड की शुरुआती कुछ आर्मियों में से, कुछ आतंकवादी संगठनों में से एक है। पीकेके वर्तमान में काम कर रहा है कुर्दिस्तान में। और सबसे पॉपुलर आप जानते ही हैं, ये लिखना ही है आपको, आईएसआईएस, ठीक है। और बाकी जो आपके पास हो, भारत के पड़ोस में लिट्टे का एग्जाम्पल दे देंगे। अफ्रीका में एग्जाम्पल बोको हरम, नाइजीरिया में संगठन काम करता है बोको हरम। मिडिल ईस्ट में अल कायदा, इनके नाम जरूर देंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब आप दिखाएंगे आतंकवाद के कई रूप हैं, इसलिए इसकी परिभाषा बनाने में समस्या हुई थी, है ना। इसको एक रूप देने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके बहुत सारे स्वरूप हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। तो आपके सामने इंग्लिश में भी है, मैं हिंदी में भी आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे धार्मिक आतंकवाद, इसमें नहीं है, इसमें लिखा हुआ है नंबर 4 पर, धार्मिक आतंकवाद, है ना। तो अल कायदा, लश्कर ए तैयबा, भारत के अंदर में सिमी, इस्लामिक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस तरह से नाम है उसका कुछ, सिमी। तालिबान था एक समय में। तो हम रिलीजियस इसलिए कह रहे हैं, और उसको अच्छे से लिखना। इनफैक्ट जितने भी प्रकार लिखोगे, उन प्रकारों में सबसे ज़्यादा भूमिका इसी की दिखानी है आज में। आज कारण समझ रहे हो ना, जिहादी आतंकवाद है ये, धार्मिक आतंकवाद है, या धर्म युद्ध। इंग्लिश में जो लोग लिखेंगे वो क्रूसेड लिखेंगे। धर्म युद्ध को क्या कहते हैं, क्रूसेड कहा जाता है। उस पर बेस्ड आतंकवाद है, जिसमें अपने धर्म पर आधारित एक कट्टरता, रिजिडिटी को आधार बनाया जाता है, और उसमें कोशिश की जाती है कि धर्म में कोई परिवर्तन
सामान्यतः ना आने दिया जाए। तो ये आतंकवाद तभी पनपता है जब दूसरे धर्म द्वारा किसी धर्म पर या संप्रदाय पर क्या किया जाता है, आरोप, आक्रमण या उसको दबाने का, उसके एरिया को छीनने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि, और हम नहीं, मैंने आपको पहले भी लिखाया है, इस संदर्भ में आप एक किताब का उदाहरण फिर देंगे जो हमने पहले भी लिखी है। सैमुअल हडिंगटन की किताब थी, सैमुअल हडिंगटन की किताब थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष। पानी और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष, जरूर लिखना इस कहानी को। उसमें उन्होंने इसे स्थापित करने की कोशिश की है कि आज इस्लाम और क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत दो बड़े सभ्यताओं का संघर्ष देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसकी शुरुआत अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान को रशिया के खिलाफ यूज करने के समय से देखी गई। तो उतनी लंबी कहानी आपको नहीं देनी है, अगर आप समझना चाहें तो ये है कि कोल्ड वॉर में रशिया और अमेरिका ने एक दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास किया था, जैसा कि आप जानते हैं। उस प्रयास में अमेरिका ने, अफगानिस्तान पड़ोसी था रशिया का, तो उसे आर्थिक मदद दी, हथियारों की मदद दी और काफ़ी नुकसान पहुंचाया। जैसे अमेरिका का काम निकल गया, उन हथियारों को छोड़कर अमेरिकन वापस चले गए। लेकिन उस प्रयोग के दौर में बहुत बड़ा हिस्सा जो इस्लाम का था, अफगानिस्तान का था, वो ईसाइयत के अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है ना। और फिर उससे तालिबान बना। ये वही तालिबान का हेड, आप जानते हैं कौन था? कौन था तालिबान का हेड? ओसामा। ओसामा, है ना। तो ओसामा वो आदमी था जो कभी अमेरिका का सबसे बड़े सहयोगियों में से एक हुआ करता था। वही ओसामा उनका दुश्मन बन गया। और वहां से उसने, समस्या अफगानिस्तान की थी, लेकिन उसने उसे धार्मिक रूप दिया कि ये अमेरिकन नहीं बल्कि ईसाई लोग हमें दबाना, खत्म करना चाहते हैं। तो उसके प्रभाव में आपने देखा फिर 9/11 हुआ, अमेरिका को सबक सिखाया गया। पहला कारण, पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, अमेरिका ने इस तरह से इराक में हस्तक्षेप किया, है ना, उससे वहां पर ISIS को पैदा होने का मौका मिल गया। कहने का मतलब ये है कि अगर कारणों की चर्चा करेंगे तो अभी हम इसको थोड़ा सा आगे भी लिखेंगे दूसरे तरीके से, है ना। अभी आप इतना लिखें इसमें। इसके बाद है विचारधारा आधारित आतंकवाद। इसमें संभाल कर लिखना। वैसे तो हर आतंकवादी संगठन विचारधारा का प्रयोग करता है, लेकिन कुछ संगठनों ने विचारधारा को ही अपना मुख्य हथियार बनाया हुआ है। ठीक है, और विचारधारा किसकी? धार्मिक आतंकवाद में धार्मिक कट्टरता की। और उससे बड़ा विचार है, आप लिखेंगे वामपंथी आतंकवाद। तो नंबर 3 पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे भारत में नक्सलवाद, कि जहां मजदूर, किसान, पिछड़े और दलित संघर्ष, दलित वर्गों को उनके अधिकारों को दिलाने के नाम पर सीधे सीधे सत्ता को चुनौती दी गई। कल हमने नक्सलवाद में अच्छे से देखा है, तो उसे आप एक पैराग्राफ उस पर भी अच्छे से लिखें। ठीक है, चले आगे। सबसे ऊपर है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, राज्य प्रायोजित आतंकवाद। राज्य
प्रायोजित आतंकवाद। ये क्या होता है? ऐसा आतंकवाद है जिसमें राज्य किसी समूह को आतंकवादी घोषित करके देशद्रोही बताकर उसको सफाई करने की कोशिश करता है। जैसे लिट्टे, LITTE, लिट्टे। तो लिट्टे को खत्म करने के लिए इस तरह से वहां की सरकार ने व्यापक पैमाने पर जनसंहार किया, मानवाधिकारों का हनन किया गया, मुद्दा भी बना वो, है ना। ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। हमारी बात समझ में? तो लेकिन इसे जनता का समर्थन मिल जाता है, क्योंकि वो जनता का एक बड़ा वर्ग तो उसके समर्थन में रहता है, क्योंकि छोटे से वर्ग को हटाने की कोशिश की जाती है। तो श्रीलंका की सिंहलियों ने इसका समर्थन किया, क्योंकि तमिलों को वहां से हटाना था। तो आतंकवाद के नाम पर, लिट्टे के नाम पर वहां तमिलों को टारगेट बनाया गया। तो राज्य जब आतंकवाद को हटाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यवाही करता है तो उसमें निर्दोष भी मारे जाते हैं। केवल आतंकवादी मारे जाते तो समस्या नहीं होती, है ना। जैसे भारत जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मार रहा है तो उसमें आम आदमी नहीं मारा जाता। सामान्यतः 10 में से एक घटना होती है जिसमें से एक आम आदमी मारा जाए भारतीयों की तरफ से। जब भी आम आदमी मरते हैं उनकी तरफ से मरते हैं। इसलिए हमारा आतंकवाद टेस्टेड टेररिज्म नहीं है। श्रीलंका का इसलिए है क्योंकि उसमें कई निर्दोष सिंहली तमिल मारे गए, लिट्टे के अलावा। ठीक है। तो ये है राज्य प्रायोजित आतंकवाद। आगे लिखें, नार्को आतंकवाद। नार्को, नार्को समझ लो ना, किसी देश या वहां की जनता को में ड्रग्स को सप्लाई करना बड़े पैमाने पर। तो मादक पदार्थों की तस्करी से जो पैदा होगा वो। तो इसमें लिख सकते हो कि कई आतंकवादी संगठन जैसे नक्सली भी ये काम कर रहे हैं कि वो नक्सलवाद को भी फैला रहे हैं और उसके पैसे फंडिंग के लिए इस व्यापार को बढ़ावा देते हैं। और कोई विशुद्ध विशुद्ध तौर पर क्या करता है, नार्को का प्रयोग करता है। तो भारत में स्थिति ज़्यादा खराब है, आप जरूर दिखाएं इसे, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट और पंजाब का इलाका। आप देख रहे हो पंजाब में मूवी बनी थी उड़ता पंजाब, देख सकते हो आप उसको। और इसका कारण ये है क्योंकि भारत क्या है, भारत नार्को ट्रायंगल के बीच में पड़ता है। ये आपको चीज़ नहीं पता होगी। तो नार्को ट्रायंगल्स क्या होते हैं? नार्को ट्रायंगल्स का मतलब होता है पूरे विश्व में नार्को के डेवलपमेंट के लिए कुछ देश जिम्मेदार हैं। देश का मतलब देश के व्यक्ति जिम्मेदार हैं। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट में भी कुछ देश ऐसे हैं जो ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। जैसे म्यांमार, वियतनाम। ठीक है। क्योंकि ये देश पूरे विश्व में जाने जाते हैं किसके लिए, ड्रग्स की सप्लाई के लिए। ड्रग्स यहाँ तैयार होती है। ऐसे ही पंजाब के ऊपर अफगानिस्तान का जो इलाका है, पाकिस्तान का इलाका है, ये भी दुनिया में जाने जाते हैं। और अफगानिस्तान में तो तालिबान या जो भी संगठन है वो विधिवत अफीम की खेती ही करते हैं वहाँ। उनकी आय का एक बड़ा कारण भी वही उपाय, मतलब एक स्रोत है। तो आप नार्को आतंकवाद लिख सकते हैं। इसके बाद फिर पृथकतावादी आंदोलन है, सेपरेस्ट टेररिज्म है। ठीक है। कई देशों में सेपरेस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, पृथकतावादी आंदोलन चल रहे हैं। उन आंदोलनों के कारण कुछ संगठन जैसे नॉर्थ ईस्ट के हमारे कई गुट सक्रिय हैं जो भारत से पृथक होना चाहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत में पंजाब का था खालसा आंदोलन। खालिस्तान, खालसा नहीं, खालिस्तान वाला आंदोलन, खालिस्तान आंदोलन।
इसको लिखेंगे आप, खालिस्तान। इसके बाद आप लिखेंगे क्षेत्र के आधार पर आंदोलन, क्षेत्र के आधार पर आतंकवाद। जैसे प्रादेशिक आतंकवाद, प्रादेशिक का मतलब एक या दो तीन राज्यों में सीमित होना, टेरिटोरियल रीजनल टेररिज्म है, जैसे पंजाब में था या वर्तमान नॉर्थ ईस्ट में है। अगला है नेशनल लेवल पर, तो जो पूरे भारत में अपने अधिकांश क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखा रहा हो, जैसे सिमी है, आतंकवादी संगठन है ना, इस्लामिक स्टूडेंट यूनियन जो है, या नक्सलवादी हैं, पूरे भारत में या भारत के 16 राज्यों में प्रयास करते रहते हैं, कल आपने देखा। महाद्वीपीय आतंकवाद है, कॉन्टिनेंटल टेररिज्म है, जैसे आईएसआईएस और अलकायदा। इसको बहुत अच्छे से लिखना। इसी को आज की डेट में हम ग्लोबल टेररिज्म कह रहे हैं। तो ग्लोबल टेररिज्म के दो एग्जाम्पल आपको देने हैं, अच्छे से, बहुत अच्छे से देने हैं। एक तो यही कि ग्लोबल टेररिज्म का एक आधार बना है धार्मिक विचारधारा को आधार बनाकर, या वामपंथी विचारधारा को आंदोलन आधार बनाकर देखा जा सकता है। दूसरा ग्लोबल टेररिज्म का आधार बना है साइबर टेररिज्म। इसको लिखें, साइबर टेररिज्म। तो कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए हिंसा, भय का वातावरण बनाना, लोगों को लॉस पहुंचाना, लूटना, इवन आंकड़े चुराना। याद रखना, जब भी आतंकवादी आंकड़े चुराते हैं और उसका फिरौती वसूलते हैं या उसके बदले में कुछ वसूलते हैं, तो उसे हम पेपर टेररिज्म कहते हैं। पेपर, कागज आतंकवाद। तो कागज आतंकवाद ऐसा आतंकवाद होता है जिसमें कोई संगठन या व्यक्ति क्या करे, सरकारी कागजों को चुराए ना तो उसमें कोई फेरबदल कर दे, मैनिपुलेशंस कर दे, ठीक है, और उससे अपने हितों की पूर्ति करे। ठीक है, तो ये है ग्लोबल टेररिज्म। अगर मौका मिला तो हम लोग साइबर अपराधों पर अलग से एक क्लास करेंगे, तो वो वहाँ तैयार हो जाएगी, साइबर टेररिज्म, साइबर क्राइम पर। ठीक है, तो ग्लोबल टेररिज्म को आधार बनाना। चलिए, अब लिखना ध्यान से इसमें लास्ट में आकर कि पिछले कुछ समय से एक नई टर्म डेवलप हुई है, और वो है, पेपर मैंने आपको बता दी है, पेपर टेररिज्म। एक और है, और वो है काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म ये क्या होता है? प्रति आतंकवाद कहते हैं इसको। वो आपको सबसे लास्ट में दिखाई देगा, ये है वो चीज। चर्चा मैंने कर दी है इस पर, लेकिन फिर भी शब्द के तौर पर तो ये नई मतलब नई चीज है, नया शब्द है। अवधारणा भले ही पुरानी है, लेकिन शब्द बिल्कुल नया है इसमें। तो आप देखोगे, काउंटर टेररिज्म को एंटी टेररिज्म भी कहते हैं। और ये कब होती है? जब राज्य क्या करे, आतंकवाद को खत्म करने के लिए मिलिट्री, लॉ, इंटेलिजेंस का जब यूज करता है ना, आतंकवाद को रोकने के लिए, तब उसे हम काउंटर टेररिज्म कहते हैं। बात समझ गए इसमें? तो संभाल कर लिखना कि राज्य जब आतंकवाद को खत्म करने के लिए व्यापक स्तर पर इन सब का प्रयोग करता है, तो इससे काउंटर टेररिज्म, हिंदी वाले काउंटर लिखें तो बेहतर है, अगर हिंदी में लिखने का आग्रह है ही तो फिर प्रति आतंकवाद लिखें, प्रति आतंकवाद लिखें। संभाल के लिखना, हर आदमी इसको टच नहीं करेगा। यही चीज ऐसी है जो आपके नेट में जल्दी से आपको नहीं मिलेगी। आतंकवाद बहुत सामान्य टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ऐसे टर्म्स आपको दिए हैं जिससे कि आप थोड़ा से दूसरों से अलग दिखा सकेंगे, है ना? ठीक है, यही चीज़ थोड़ी ऐसी थी जो इस क्लास का फ़ायदा आपको यही उठाना था। बाकी चीज़ें बड़ी सामान्य सी हैं, अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो जाहिर सी बात है, अब हम कुछ उदाहरण देंगे। तो
उदाहरणों को दो भागों में बांटे ना, वैश्विक उदाहरण बताना कि जहां तक वैश्विक उदाहरणों की बात है तब तक का सबसे बड़ा हमला कौन सा माना गया, वर्ल्ड ट्रेड टावर पर अटैक को माना गया। ठीक, मास्को हमला था, मास्को में हुआ। भारत के संदर्भ में देखें तो अब तक के सबसे बड़े हमले आपके सामने हैं, इनको आप यूज करें। मुंबई का अटैक ताज पर, उसके बाद संसद पर हमला। इसमें हमने मुंबई के जो अटैक हुए थे जब दाऊद इब्राहिम वाले, वो नहीं लिए हैं, आप वो भी ले लेंगे, है ना। संसद का हमला, उरी, पुलवामा, ये रिसेंट है। तो पुराने से लेकर नए तक को कॉमा कर करके आप देते जाना। ठीक है, ये उदाहरण दिखा रहे हैं कि अब हम परिणामों की ओर चलें, है ना। लेकिन परिणाम से पहले हमें कारण की चर्चा करनी पड़ेगी। तो एक सेकंड वेट करिएगा, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो आतंकवाद के कारणों पर चर्चा कर लें। कई कारण, एक नहीं, ठीक है। अगर हम भारत के संदर्भ में देख रहे हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के आतंकवाद है और अलग अलग कारण इसलिए हैं, है ना। तो आप दिखा सकते हैं कि जहाँ तक भारत की बात है तो भारत का प्रत्येक कोना किसी न किसी आतंकवाद से प्रभावित रहा है या है, इसलिए कारण भी अलग अलग हैं। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो नॉर्थ ईस्ट का जो आतंकवाद है वो पृथकतावादी आतंकवाद है, यानी वहाँ जो नृजातीय पहचान का इशू है वो जरूर लिखिएगा आप, है ना। नृजातीय पहचान का जो मुद्दा है, अब ये नृजातीय पहचान क्या होती है इसे समझाओ। तो नृजातीय पहचान का मतलब होता है जब कोई समूह, लोगों का समूह अपने आप को, है ना, किसी भी आधार पर दूसरों से अलग मानने लगे। जब कोई व्यक्तियों का समूह अपने आप को दूसरों से अलग मानने लगे, आधार क्या चुन सकता है, उसका रूप रंग है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हम जैसे सामान्य दिखाई नहीं देते, है ना, ये आधार हो सकता है। श्रीलंका में तमिल और सिंघली का आधार हो सकता है। ऐसे आधारों को हम नृजातीय आधार कहते हैं। क्या बोलेंगे, नृजातीय आधार बोलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का जो कारण है वो नृजातीय पहचान के मुद्दे हैं, अर्थात वो लोग अपनी पहचान को लेकर सेपरेट होना चाहते हैं। यानी दो चीजें समझ में आई यहाँ पर, नृजातीय पहचान के कारण वो लोग भारत से अलग एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो पहला कारण तो हमें ये दिखाई देगा वहां पर, ठीक है। अगर हम नक्सलवाद को उदाहरण लें तो उसके पीछे जो हमारा आर्थिक और सामाजिक असंतोष है वो दिखा सकते हैं, वहाँ एक कारण है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखें, या एक और एग्जांपल है पंजाब का ले लें। पंजाब का आतंकवाद कैसा था, वो भी पृथकतावादी, यानी नृजातीय पहचान को लेकर पृथक खालिस्तान की मांग को लेकर बनाया गया। उसका उदाहरण भी दे देंगे आप।
जम्मू कश्मीर का आतंकवाद को आप या नया आधा कारण लेंगे, वो लिखेंगे कि भारत आज एक उभरती अर्थव्यवस्था है, उभरती विश्व शक्ति है, जो कई देशों की आंखों में खटक रही है, विशेषकर पाकिस्तान और चाइना के आंखों में, है ना। तो हमें आतंकवाद में इंगेज करके फंसा कर हमें आतंकवाद में इंगेज करके फंसा कर हमें आतंकवाद में इंगेज करके वो हमारी प्रगति को रोकना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए चाइना नक्सलवादियों को सपोर्ट कर रहा है, माओवादियों को सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान कश्मीरी युवाओं को, कश्मीर के लोगों को भड़का रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये तो मूल कारण है, ये तात्कालिक कारण है या ऊपरी कारण है। अगर इन सब की बेसिक में देखें तो वो भी लिखें, तो लिखें कोई भी आतंकवाद हो, वहां लोगों की भर्तियां जब होती हैं तो उन भर्तियों के पीछे एक बड़ा कारण ये पाया गया है, एक बड़ा कारण ये पाया गया है। क्या है वो कारण? वहां पर पाई जाने वाली आर्थिक विषमता। ठीक है, उदाहरण दें जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों का। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आने से क्या हुआ, वहां के युवाओं का रोजगार छिना। ठीक है, बेसिक रीजन था। अब उस आतंकवाद के आने से जब रोजगार छिना तो इस आतंकवाद को और बढ़ावा मिला। कैसे? अब वहां का युवा बेरोजगार हुआ। तो आप लिखेंगे अच्छे से, वह नारा चलता है ना, एक पत्थर 500 रुपए, बिल्कुल ऐसे लिखना। तो वहाँ एक यूथ को अगर एक पत्थर उछालने के, मारने के 500 रुपए मिल रहे हैं, इसलिए आप देखते हैं वहाँ यूथ दिखाई देंगे, क्योंकि 500 रुपए उनके लिए पर्याप्त है एक दिन के लिए। 2 पत्थर फेंके तो 1000 रुपए हो गए, इसलिए वो चेहरे पर नकाब रख कर आते हैं, मैक्सिमम आप देखते होंगे, क्योंकि आतंकवादी नहीं है वो केवल अपनी उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आतंकवादी संगठन बनाना तो आसान है, लेकिन उसका फैलाना तभी संभव है जब किसी क्षेत्र में बहुत व्यापक स्तर पर लोग क्या हों, पिछड़े हों। तो आधारभूत ढांचे की कमी कह सकते हैं, शिक्षा रोजगार का अभाव कह सकते हैं, गरीबी भी बड़ा कारण है। ये आतंकवाद को जन्म तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, आतंकवाद को पालन और पोषने में और विस्तृत करने में मदद जरूर करते हैं। तो ये बेसिक जो कारक आपने बाद में चर्चा की है, वो आतंकवाद को एक्सलरेट करते हैं मैक्सिमम। एक्सलरेट का मतलब त्वरित, त्वरण देते हैं उसमें, उनको विस्तृत करने में भूमिका निभाते हैं। यद्यपि नक्सलवाद के आंदोलन के या आतंकवाद के पीछे देखेंगे तो एक मुख्य कारण ये है, लेकिन बाकी आतंकवादी संगठनों के या उनके पीछे देखेंगे तो ये मुख्य कारण नहीं है, ये बेसिकली सहायक कारण है या त्वरित त्वरण पैदा करने वाले कारण। तो उसको अच्छे से लिखें कि गरीबी और बेरोजगारी या विषमता, आर्थिक विषमता ने भारत में न केवल नक्सलवाद को पैदा किया, बल्कि भारत के अन्य क्षेत्रों में आतंकवाद को पालने और पोषने और विस्तृत करने में मदद की। ठीक है, विशेषकर इसमें एग्जाम्पल आप दें आज के साइबर टेररिज्म का। आप देख रहे होंगे साइबर टेररिज्म में कौन आ रहा है, यूथ आ रहे हैं, है ना। आपने इस पर एक जमताड़ा सीरीज देखी होगी नेटफ्लिक्स पर या हॉटस्टार पर, नहीं देखी हो देखिएगा कभी, मनोरंजन भी हो जाएगा और आपको सीखने को भी मिलेगा। जितनी भी फर्जी कॉल इंडिया में आती हैं एटीएम पिन पूछने की, वो 80% से ज़्यादा झारखंड के जमताड़ा से आती है ना, बिहार से आती है। कौन कर रहा है? वही यूथ हैं जिनकी उम्र 15 से 20-25 साल की है, और ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज होकर काम करता है। तो जाहिर सी बात है कि वो यूथ बीटेक होल्डर भी है, 12th पास भी है, क्यों कर रहा है ये काम?
क्योंकि एक तो शॉर्टकट अपनाना है और दूसरा पढ़ने के बाद भी रोजगार उनके पास नहीं। बहुत अच्छे से लिखना, पत्थर उछालने वाला और जमताड़ा वाला इशू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कारण है? आतंकवाद को रोकने के लिए जो संगठन बनाए गए थे किसी भी देश में, वो भी प्रभावशाली नहीं है। जैसे भारत में पुलिस सुधार, आतंकवादी जहां 47 से लड़ते हैं कि 47 से, वहीं भारत की पुलिस 303 से लड़ती है। आज से 40 साल पुरानी बंदूकों से लड़ रही है। पुलिस सुधार आज तक नहीं हुआ। एक सेकंड वेट करिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा लिखें। आपने देखा कि जो हमारे तंत्र बने हैं, खुफिया तंत्र, उनमें आपस में समन्वय का अभाव देखा गया। माना जाता है 9/11 की घटना के इनपुट्स अमेरिकन एजेंसियों के पास थे, लेकिन एजेंसियों ने आपस में कोऑर्डिनेट नहीं किया और इसलिए वो घटना घट गई। ऐसे ही भारत में भी खुफिया एजेंसियां अलर्ट जारी कर देती हैं केवल, लेकिन उनके पास कोई ठोस इंफॉर्मेशन नहीं होती जो पुलिस को देकर वो इसे रोक सके। इसलिए एनआईए बनाना पड़ा आपको। तो अभी तो एनआईए हम नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे अभी समन्वय का अभाव होता है। ठीक है, इस समन्वय में दो तरह से दिखाइए। एक वैश्विक स्तर पर समन्वय का अभाव रहा है कि अगर भारत पर अटैक होने की कोई सूचना है तो अमेरिका और अन्य देशों के पास होती है, वो हमें शेयर नहीं करते या बहुत सिलेक्टिवली शेयर करते हैं। तो दो देशों से अधिक देशों की संस्थाओं के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है और एक देश के अंदर की संस्थाओं के अंदर कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय नहीं है। ठीक है, आगे लिखिए। भारत एकमात्र शायद ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसने आतंकवाद इसलिए पनपा या हर छोटा मोटा संगठन आग दिखाने को तैयार हो जाता है क्योंकि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्ट स्टेट डिप्लोमेसी की रही है। सॉफ्ट स्टेट डिप्लोमेसी की रही है, नरम राज्य की कूटनीति कहा जाता है इसे, है ना। नरम राज्य कूटनीति का मतलब समझ लें आप। जब भी कोई बड़ा अटैक होता है कहीं से भी आए तो भारत सरकार कड़ी शब्दों में आलोचना करती है, निंदा करती है, हम समुचित जवाब देंगे ये कहकर 2-4 दिन कार्रवाई करके चुप हो जाती है। कभी भी हमने आतंकवाद के कारणों पर जाके चोट नहीं की, इसलिए आतंकवाद हमारे यहाँ बहुत अच्छे से पनपा। लेकिन जब से गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से इसने इस सॉफ्ट स्टेट डिप्लोमेसी को हटा दिया या पूरी, या जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करके इस छवि को बदलने की कोशिश हुई है। लेकिन अभी विदेशियों और संगठनों के दिमाग में यह है कि 2-4 दिन ड्रामा होगा, मैच बंद कर दिया जाएगा, संगीतज्ञ और कलाकार एक दूसरे के यहाँ नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत व्यापार रोक दिया जाएगा। चाइना के साथ ड्रामा आप देख ही रहे हैं। चाइना के साथ जो अभी हुआ है आतंकवाद तो नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं ना। चाइनीज सामान बंद कर दो, चाइनीज कंपनी को ठेका दिया उसे रोक दो, ये कोई जवाब नहीं है। ये तो केवल समस्या की त्वरित प्रतिक्रिया है और वो उससे कुछ होता नहीं। तो भारत जैसे राज्यों को इस सॉफ्ट स्टेट डिप्लोमेसी से नुकसान होता है। क्लियर है? तो इन कारणों की चर्चा आप करें। बाकी वैचारिक कारण भी आप लिख देंगे कि कहीं कोई समस्या नहीं है तो केवल वैचारिक समस्याएं जिम्मेदार हैं, जैसे कि धार्मिक आतंकवाद या वामपंथी आतंकवाद है। वामपंथी तो तब भी समझ में आता है कि चलो आर्थिक समस्याओं को लड़ रहे हैं, लेकिन धार्मिक आतंकवाद जिस तरह से भारत में विस्तृत है, पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है, तो निश्चित रूप से समस्या पैदा करता है। ठीक है, तो अच्छे से लिखें इसे, क्योंकि यहाँ अपनी प्रश्नात्मकता या अपनी प्रयोग धर्मिता दिखा सकते हैं अच्छे से। चलिए, आतंकवाद
कैसे बढ़ा, ये कारण लिखने के बाद अब आप परिणामों की चर्चा करेंगे, और परिणाम आपको स्पष्ट ही है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज छूट गई जो आपके यहाँ थी, ये जरूर लिखिएगा जब आप आतंकवाद के कारण लिख रहे हो ना, तो उसमें कुछ नयापन लाना है, तो ये आर्टिकल आप, ये जो पैराग्राफ है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दिखा रहा है कि कुछ नए ट्रेंड दिख रहे हैं। और नया ट्रेंड ये है कि आज विश्व के आतंकवादी संगठन एक उद्योग में कन्वर्ट हो गए हैं। उद्योग कहा जाने लगा है आतंकवाद को, है ना। उद्योग का मतलब क्या होगा कि संगठन एक दूसरे से प्रतियोगिता करेंगे। प्रतियोगिता करने का कारण क्या है कि वो अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, अधिक से अधिक लोगों से फंडिंग प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको अलग करेगी बाकी लोगों से, जरूर दिखाइएगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा इसे, बाकी आपको रिकॉर्डिंग में आप देख लेना है। ठीक है, परिणाम आप जानते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा इस पर, तो सब आपके सामने है। जनधन की हानि, पर्यटन की कमी, निवेश की कमी, तो इसको लिखना का तरीका मैं बता देता हूँ क्या करना है। बस इसको कैटेगरी बांट देना, आर्थिक हानि, ठीक है, सामाजिक हानियाँ, और सबसे बड़ी चीज़ आपको लिखनी है कि अगर आपके पास, आपके ऊपर लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं और आप समझ उनसे निपटने में सक्षम नहीं हैं या सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक वर्ल्ड पावर बनने की क्षमता या अवसर खोते हैं। ये जरूर लिखें। भारत जैसे देशों को तो जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वर्ल्ड का मुखिया होता है या बनना होता है जिसे ना, वो हर तरह के जवाब देने में सक्षम होता है। तो वो छवि जरूर प्रभावित होती है कि जो देश, एक कहने के लिए एग्जाम्पल है, जो देश अपने 16 राज्यों में नक्सलियों को नहीं रोक पा रहा है, जो देश अपने नॉर्थ ईस्ट के पृथकतावादी आंदोलन को नहीं रोक पा रहा है, जिस देश के प्रधानमंत्री को कोई भी एक सिंपल महिला आके मार देती है, दो प्रधानमंत्री आतंकवाद की भेंट चढ़ जाते हैं, ये चीज दिखाती है कि यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो किसी भी संगठन को ये मौका मिल जाता है कि चलो, इनके पास तो बचाने के लिए कुछ है ही नहीं, इनको तो कभी भी सबक सिखा सकते हैं, कभी झटका दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग से लिखना, बाकी सब आपको अच्छे से पता ही। ठीक है, उपाय क्या किए गए हैं, अब आपको उस पर चर्चा करनी है। 9/11 से पहले उपाय एकांगी थे, लेकिन 9/11 के बाद अमेरिका के रुख में बदलाव आया और उसने वही दर्द महसूस किया जो भारत महसूस करता रहा आतंकवाद से। तब से आतंकवाद के प्रति एक साझा अभियान चले हैं, साझा सोच विकसित हुई है, यद्यपि उसमें भी कमियां हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अभी हमें इस पर प्रयास करना है। तो भारत सरकार ने अपने स्तर पर क्या प्रयास किए हैं, है ना, तो देख लेंगे उसे। आज़ादी के बाद से ही हमने आतंकवादी या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाए हैं, जिनको हम प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ कहते हैं, निवारक निरोध कानून कहते हैं। तो जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बना था, NSA कहते हैं, आज भी लगा, आज भी जिंदा है, वो जीवित है। टाडा बना था, पोटा बना था। तो कानून के स्तर पर हमने ये काम किए हैं। 87 में टाडा, 87 में टाडा, 2002 में पोटा, ठीक है। और फिर हमने राज्यों ने भी अलग कानून बनाए हुए हैं, है ना। जैसे महाराष्ट्र ने मकोका बनाया हुआ है, मकोका। गुजरात ने गुजकोका बनाया हुआ है। आर्थिक आतंकवाद या आर्थिक फंडिंग को रोकने के लिए हमने आ, फेरा, फिर फेमा बनाया है। तो कानून के स्तर पर हमारे पास पर्याप्त कानून है।
और लास्ट में हमने एनआईए बनाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षाओं के लिए हमने अफस्पा बनाया हुआ है। ठीक है। अभी रिसेंट में आपने देखे महबूबा मुफ्ती पर कौन सा कानून लगा है, बताओ। करंट अफेयर अगर आपका तैयार है तो आप बता सकते हो। कुछ लोगों पर आजकल एक नया कानून शब्द सुनने में आ रहा है, वो लगा हुआ है। वो मुफ्ती अभी भी रिलीज नहीं की गई है, तो उन पर एक कानून लगाकर उनको रोका गया है, या नक्सलियों को कुछ लगाकर रोका गया है। तो आप करंट अफेयर्स है तो बताओ, उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ एजेंसियां बनाई हैं, तो रॉ है, आईबी है, सीबीआई है, पुलिस तो कर ही रही है अपने स्तर से काम, कोस्ट गार्ड है हमारा, आर्मी अपने स्तर पर है ही, और रिसेंटली हमने एनआईए बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये संस्थाएं हैं। और सबसे प्रभावशाली आर्थिक के लिए ईडी बनाया हुआ है, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रयास किए हैं, इनको आप देखेंगे। कुछ हमने विभिन्न संगठनों के अंतर्गत विशेष कमांडो बनाए हैं, जैसे एसपीजी, आपको याद होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है, एसपीजी, वो बनाया हुआ हमने। एनएसजी बनाए हुए हैं हमने, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है हमारे, वो बने हुए हैं। कोबरा जैसा संगठन, कोबरा गार्ड बने हुए हैं, है ना। तो हमने कुछ एक्सपर्ट बनाए हुए हैं। और जैविक आतंकवाद को रोकने के लिए आपको वो वाला टॉपिक काम आएगा, आपदा प्रबंधन वाला, एक पैराग्राफ वहाँ से ले लेंगे आप, है ना, कि आपदा प्रबंधन, जैविक आतंकवाद को रोकने के लिए हमने उस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय को नियुक्त किया हुआ है। ठीक है। चलो, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ वो भी दिखाना है। अमेरिका ने, यूएन ने प्रपोजल 1373 पास किया हुआ है। यूनाइटेड नेशन ने 1373 पास किया हुआ है। यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अनुसार, यूनाइटेड नेशन का चार्टर अनुच्छेद 2 की धारा 4 कहती है कि किसी देश की अखंडता के विरुद्ध बल प्रयोग निषिद्ध होगा। किसी देश की अखंडता के विरुद्ध बल प्रयोग निषिद्ध होगा, यानी आतंकवादी घटनाओं को रोका जा सकता है। ठीक है। पिछले कुछ दिनों में भारत ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते किए हैं। जैसे भारत और रूस के बीच आतंकवाद को रोकने के लिए 2017 में संधि हुई। हमारी लगभग हर देश के साथ हो चुकी है, लेकिन बड़े देश हैं इसलिए दिखाना पड़ेगा। और भारत और यूएसए के बीच में एक अधिनियम पारित हुआ है, उसका नाम लिख लें आप। एग्रीमेंट पारित हुआ है, उसका नाम आपको लिखना है एक्सचेंज ऑफ टेररिस्ट स्क्रीनिंग इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई और समझौता आपके पास हो तो आप भी यूज करें उसे। इसके अलावा भारत क्या कर रहा है, राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी 21 मई को, उसको हम आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छी चीज है। और क्या करना है वो दिखाएं कि वर्तमान सरकार ने अपनी सॉफ्ट स्टेट पॉलिसी को हार्ड स्टेट पॉलिसी में बदलने का लगातार प्रयास किया है ना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण दो हैं, अच्छे से लिखेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम, और उससे भी बड़ा कदम है परमाणु हथियारों के संदर्भ में हमने नो फर्स्ट यूज
प्रथम प्रयोग की नीति को छोड़ दिया है, विशेषकर कब? पाकिस्तान और श्रीलंका, चाइना के संदर्भ में। भारत ने परमाणु हथियार जब बनाए थे तो क्या कहा था कि हम पहला प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से हमारे ऊपर खतरे बढ़े हैं, इन दो देशों के संदर्भ में हमने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी सुरक्षा के लिए पहला प्रयोग भी कर सकते हैं। ये है सबसे बड़ा परिवर्तन। ठीक है, चलिए और क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं कि जितने भी संगठन, खासकर विश्व की जो जितनी भी सरकारें हैं, उन सरकारों के पास उनकी जो आईटी सेल है, डिपार्टमेंट हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना होगा। क्योंकि अगर ग्लोबल टेररिज्म से बचना है तो फिर प्रयास भी ग्लोबल करने होंगे। लिखिएगा, ग्लोबल प्रयास करने होंगे। तो जितनी भी आईटी जुड़ी संस्थान हैं जो इंटरनेट प्रोटोकॉल को जारी रखती हैं, कंट्रोल करती हैं, उनको अब एक छत के नीचे, एक बैनर के नीचे आना पड़ेगा, जिससे कि जो आतंकवादी हैं उनकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिले। रियल टाइम इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे ही कोई खतरा हो उसकी तुरंत सूचना साझा की जाए सबके साथ। दूसरा, ग्लोबल एफर्ट्स करने होंगे। अच्छे से लिखना, जो मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। ग्लोबल एफर्ट्स में जरूर देखना कि ये बड़ा दुखद है कि आज भी अमेरिका जैसे दोष 9/11 झेलने के बाद भी आतंकवाद के प्रति उनका रवैया अपने हितों को प्राथमिकता को लेकर है। एग्जाम्पल पाकिस्तान का देना, पूरी दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक उस पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान उनका तालिबान अफगानिस्तान में क्या है, एक बड़ा सहयोगी है ना। उधर सऊदी अरब है, इधर पाकिस्तान है, दो मुस्लिम कंट्री उनके सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहती हैं। और दोनों ही, सऊदी अरब पैसा पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड के इस्लामिक आतंकवादियों को पैसा कहाँ से मिलता है? सऊदी अरब से मिलता है। अमेरिका को अच्छे से पता है, लेकिन नहीं रोकेंगे उसे। दोस्ती अच्छी है। पाकिस्तान उनको अपनी ज़मीन दे रहा है, इसलिए पाकिस्तान को नहीं रोकते वो। तो कहने का मतलब, आतंकवाद को लेकर दोहरी नीति है। ग्लोबल प्रयासों में भी दोहरी नीति दिख रही है ना। तो यहाँ जरूरत है भारत को अपने हितों को प्राथमिकता देने की। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की हैं, जरूरत पड़ने पर ऐसे प्रयासों को न केवल बढ़ाया जाए बल्कि विस्तृत भी किया जाए। अगर अमेरिका अपने हितों को देख सकता है तो हमारे लिए भी हमारे हित प्रायोरिटी पर होंगे। ठीक है, अगला, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएन जिस तरह से अप्रासंगिक हुआ है, यूएन का विस्तार नहीं हुआ है, सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं हो रहा है, उसको भी टारगेट पर रखें। भारत जैसी वैश्विक शक्ति को, आतंकवाद प्रभावित देश को अगर हम सुरक्षा परिषद में नहीं रख रहे हैं तो ये दिखाता है कि यूनाइटेड नेशन भी क्या है, आतंकवाद के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं, या सक्रिय कार्रवाई नहीं करना चाहता। ठीक है, बाकी प्रयास अंतिम वही है कि हमें जहाँ जहाँ आतंकवाद है वहाँ सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करना होगा। क्योंकि जब हर यूथ के हाथ में रोजगार होगा, भविष्य सुरक्षित होगा, तो बहुत कम चांस है कि वो आतंकवाद की तरफ जाए। क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो कुछ लोगों को छोड़कर 100 में से अगर आप 90 की बात करेंगे, 90-95 नहीं जाएंगे, 5 जाएंगे, तो उनका हिसाब अलग देखा जाए। ठीक है, ये उनके उपाय हों। लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखेंगे वो भी देखें। भारत की आर्थिक समृद्धि, विकास, भारत की आर्थिक समृद्धि, विकास, लोकतांत्रिक जीवंतता, शांति, स्थिरता, शांति, स्थिरता एवं मजबूत वैश्विक स्थिति के लिए यह आवश्यक है कि सरकार
अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को, प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रयोग करें, विरोधी दलों को, विपक्ष को लेकर या अन्य पार्टियों को लेकर आतंकवाद के प्रति एक समग्र लेकिन एकीकृत नजरिया बनाए, समग्र लेकिन एकीकृत नजरिया बनाए। तभी हम पर्यावरण के बाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद के खिलाफ, पर्यावरण के बाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद के खिलाफ सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य टॉपिक था, लेकिन थोड़ा सा अलग करने के लिए विस्तार ज़्यादा किया है मैंने। तो हर कोई लिखेगा सामान्य चीज़ें, आपको कोशिश करनी है कि सामान्य के अलावा विशेष चीज़ें भी डालते रहें, है ना। चलिए, कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज के इतना पर्याप्त। कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लें, अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो। चलिए, नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, फिर कल 8 बजे मुलाकात होती है आपसे। बाय एंड टेक केयर।